अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कौम से खिताब किया। मुख्तसर खिताब था जिसमें उन्होंने कौम से अपील की है कि SOPs पे अमल दरामद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। क्योंकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मुझे ख़तरा ये है कि जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली दो पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है और कोई पता नहीं है किधर जाती है। आगे हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, लोग भरते जा रहे हैं अस्पतालों में। ख़ास तौर पे इस बारी और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं। यहाँ तेज़ी से बढ़ रहे हैं केसेस। खुदा ना खास्ता कि अगर ये जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं लोगों के पास। जिस तरह जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी, वो भी नहीं हमें मिल रही, क्योंकि जो मुल्क बनाते हैं उधर शॉर्टेज हो गई है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। ये आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। उन्होंने कहा कि एहतियात करें। उनकी बेहतियाती उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के मौके पे उन्होंने की, जिसकी वजह से हुआ। लेकिन मुल्क में जो कोरोना के केसेस हैं, इसकी जो शरह है 10.5% पे हो गई है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तीसरी लहर है, पहली और दूसरी से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब मुल्क भर में जो बढ़ते हुए केसेस हैं तशवीश का बायस हैं। अब इस पे सख्ती भी हो रही है, मास्क न पहनने पे मुकदमे भी किए जा रहे हैं। बड़े शहर ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जो कोरोना की जो वेरिएंट है, ये कह रहे हैं कि बरतानिया से आया हुआ है और कोरोना में थोड़ा सा जो वायरस है उसकी साख्त में तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन में भी हम देखें तो PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वो भी अलील हैं, मरियम नवाज़ भी बीमार हैं, बुखार उनको भी हुआ हुआ है, लेकिन दोनों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो खुद कोरोना का शिकार है, आज उन्होंने एक टेलीथॉन से भी खिताब किया जो इस मौजू पे जो उनके दिल के बड़े करीब है, यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के। उनका ये कहना था कि 30 इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं। पहली दफ़ा ये मौका आया है कि कम आमदन वाले और तनख्वाहदार तबके वाले भी अपना घर बना सकेंगे, ले सकेंगे। और बैंकों से भी उन्होंने अपील की है कि जो कर्ज़ों की जो शराइत है उसमें नरमी की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PMLN को जवाब दिया। जो पॉलिटिकल टेम्परेचर अपोजिशन में बढ़ा हुआ है वो हमें आज नज़र आया। शहरी रहमान और मौला बख्श चांडियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारा ज़्यादा फोकस होगा पाकिस्तान की मईशत पे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का अगर आप कहें तो वो इकॉनमी है। और माशी तौर पर जब तक हम खुद इनसारी हमारे नहीं आएगी, पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकेगा। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक चेयरमैन FB फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मईशत पे गहरी नज़र है शब्बर जैदी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फिरदौस शमीम नकवी। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू मैं करूँगा शब्बर जैदी साहब से, जो कुछ अर्सा कबल तक चेयरमैन FBR रह चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब भी हैं, उनको मईशत के हवाले से मशवरे भी देते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कोई बेहतरी की कोई उम्मीद, कोई रमक है हमारी मईशत में। तो शब्बर साहब से बात करते हैं। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। शब्बर साहब, आपने एक सरकारी ओहदा भी लिया, वैसे तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे और पूरी इकॉनमी को और जो भी हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, आप बड़े करीब से जानते हैं, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके एडवाइज़र भी रह चुके हैं जो मेजर हमारी बड़ी कंपनीज और बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ। अब जो मामलात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का इकॉनमी ही बनता जा रहा है, तो क्या कोई आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में कोई अवाम के लिए कोई रिलीफ होगी और मईशत में कोई बेहतरी की रमक आपको नज़र आ रही है? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई बेहतरी है, तो शायद मेरा उसका जवाब होगा कि वो नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, साल 2 साल की बात कर रहा हूँ। मगर उसमें सवाल ये है कि क्या हम कोई सही रास्ता पकड़ने जा रहे हैं। उसमें मैं पर उम्मीद हूँ कि हमने रास्ता सही पकड़ने जा रहे हैं। हम ये है, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि दुनिया में जो भी मुल्क होता है उसमें मईशत के 2 पहलू होते हैं। एक वहाँ पे लोगों की मईशत होती है, मेरी आपकी रोजगार, कमाई, अर्निंग, महंगाई, और एक होती है मुल्क की अपनी मईशत जो कि स्टेट की, जिसको आप स्टेट की इकोनॉमी कहते हैं कि स्टेट में कितना डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, कितनी अर्निंग है, कितना ये है वो है। तो पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, उसमें पहले जो स्टेट की पोजीशन है उसमें हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए, और हम तस्लीम नहीं करते
कि पाकिस्तान की स्टेट 1947 से लेकर 2021 तक कभी भी माशी तौर पर मजबूत स्टेट नहीं रही। अगर हम ये कहते रहेंगे कि हमारा ये दौर अच्छा था और ये दौर बुरा था और मैंने ये किया और मैंने वो किया और इसने ये किया और इसने वो किया, ये सब लोगों को लाल बत्ती दिखाने के बराबर है। और शबर साहब, इसी वजह से तो 22 IMF के प्रोग्राम हमने किए हैं कि ये सिक्लिकल है कि 2-3 साल के बाद फिर हम लोग इसी तरह सूरत हाल आ जाती है और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में लोग अमीर हैं और मुल्क गरीब है। आप FBR के चेयरमैन रहे हैं सर, टैक्सेशन के आपने बड़े एम्बिशियस टारगेट किए, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं अगर IMF का से वाबस्ता हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियरली जो पोजीशन मेरी 1950 की फाइल थी वो खोल लूँ IMF बैठ के वाशिंगटन में, तो वही 2021 में है। हम भाई के वहीं खड़े हैं 2021 में भी जहां हम 1950 में खड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ 70 साल की, एक दिन की नहीं बात कर रहा। 70 साल में 2 नस्लें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि 70 साल में हम 1 इंच भी क्यों आगे नहीं बढ़ सके। और मैं बिल्कुल, मुझे इस कहने में कोई भी मुझे कहते ना कि आप मुझे कोई रुकावट नहीं है कि 70 साल में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। जहां तक मुल्की मईशत का सवाल है या मुल्क की मईशत की सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। अब आ जाए जो अफराद हैं उनमें, जब मुल्की मईशत कमजोर होती है तो उसमें उसका असर अफराद पर आता है। अफराद में क्या होता है कि अफराद फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो हैव्स होते हैं और एक हैव्स नॉट्स होते हैं, और फिर डिफरेंस बिटवीन दी हैव्स एंड हैव नॉट बढ़ जाती है। गुर्बत, गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। तो पाकिस्तान में क्योंकि स्टेट हमेशा कमजोर रही और स्टेट ने हमेशा अपने आप को कमजोर पाया, तो वो अमीरों के मफादात में काम करती रही, आज भी कर रही है, और गरीब हो रहा है। अच्छा पर साहब, यही चीज़ इमरान खान कहते हैं कि माफियाज हैं, जो आपने कहा ना हैव्स एंड जो तफावत है बढ़ती जा रही है। गरीबों के लिए तो प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि रियासत मदीना वाला तस्वुर है, वो लंगर खाने भी खोल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो इकॉनमी का मॉडल है जो इमरान खान का है, ये क्या है? देखिए, बात ये कि ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर सेक्टर में एक माफिया है। माफिया का मतलब ये है कि उनके आपस में तो इख्तिलाफात हैं, मगर जब उनका अपना इंटरेस्ट आता है तो वो कौमी मफाद के खिलाफ भी काम करने को तैयार हैं। जो दुकान है बाजार में, नारकली में या कहीं पे, वो दोनों दुकानदार एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, मगर टैक्स नहीं देने पे दोनों मुत्तफिक हैं। ये माफिया है, ये माफिया को माफिया कहते हैं। सारे MNA, सारे MPA आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, मगर इस बात पे मुत्तफक हैं कि कोई ऐसी टैक्सेशन नहीं होगी जिससे अवाम का फायदा हो। तो ये माफिया है। तो इसी को माफिया कहते हैं कि आप अपने अफाद के लिए तो यकजा हो जाएं और वैसे आप लड़ते रहे। अच्छा, ये माफिया क्यों बन जाता है? माफिया उस वक्त बनता है जब रियासत कमजोर हो जाती है। रियासत कमजोर है, माफिया स्ट्रांग है। रियासत इतनी कमजोर है, और आप बार लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों छोड़कर आ गए, आप छोड़ के आ गए। आप, जब मैं ट्रेडर्स की हड़ताल को मुझे बचाने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट करके एक टाइम देना पड़ा, तो मैं यही सोचता था कि यार ये ज्यादा बड़े हैं या हम ज्यादा बड़े हैं, क्या चीज सही है। तो सवाल ये है ना कि माफियाज, इमरान खान यहाँ तक ठीक है कि माफिया है। दूसरी चीज इमरान खान इस पे ठीक है कि हमें इंपोर्ट बेस खत्म करके एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ से, इस पे भी इमरान खान ठीक है। मगर इमरान खान जहां पर गलत है वो ये है, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि ये लंगर खाने से और इन चीज़ों से टेम्परेरी तो कोई रिलीफ हो सकती है, मगर ये किसी भी माशी मसले का हल नहीं है। ये किसी भी माशी मसले का हल नहीं है। और हमें मैंने एक ट्वीट भी किया था जो शायद लोगों को बहुत बुरा लगा है और लोगों ने उससे बड़ा रिएक्शन भी किया है, और मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हम अब माशी मामलात में, प्लीज मेरी बात को लिमिटेड रखिएगा, माशी मामलात में 1973 के आइन के तहत इस मुल्क को नहीं पा सकते।
ये मेरा कैटेगोरिकल आपको आंसर है। यानी वो जो आपने ट्वीट किया था नया इमरानी माहिदा, फिर फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी आप सिर्फ अपने मामलात पे करें, और मामला फिर आपने डिफ्यूज़ भी कर दिया था। लेकिन आप मईशत के लिए क्यों ये कह रहे हैं, वजह क्या है उसकी? मैं ये दो बातों के लिए कह रहा हूँ। पहले तो बातों को लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आइन में सारे लोगों में, अभी आप एक छोटा सा स्टिकर चलाएं, एक सिर्फ आधी लाइन का, उसमें लिखें कि NFC तब्दील हो रहा है। आप ये स्टिकर चला दें अभी टीवी पर, आप देखिए शायद 5 मिनट बाद, अच्छा 5 मिनट बाद पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। ठीक है, आप अभी स्टिकर चलाएं कि NFC में तब्दीली हो रही है, पूरा पाकिस्तान अभी हिल जाएगा। आप में से किसी को पता है कि PFC क्या होता है? जी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो सुना ही नहीं, आप तो नेशनल पे ही अभी तक फंसे हुए हैं। नहीं, नेशनल में फंसे नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। नेशनल में इसलिए फंसे हैं कि हमें प्रोविंसेस को और प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं देने, हमें नहीं देना, हमें इक्विटी नहीं कायम करनी। तो अगर आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मामलात को नहीं लेके आते आइन में, तो फिर आप पाकिस्तान में कोई भी टैक्सेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमने टैक्सेशन में सूबाई गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन की राइट्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेशन के राइट्स हैं, उसको 1935 से 1935 से आज तक सेटल नहीं किया है। सबको उठा के 1935 के आइन से लेकर आज तक चलते रहे हैं। NFC ने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरेशन रहा रेवेन्यूज का, तो ये मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं, जो उनको टैक्सेस दिए गए हैं, उनको उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ खर्चे की मशीन है, वो कमाएंगे नहीं। और ये 18वीं तरमीम की भी बहस है कि जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को चले गए हैं, सूबे तो अब ले रहे हैं वफाक से, वफाक कमज़ोर हो रहा है, सूबे और नीचे नहीं दे रहे। ये लेवल एक डिबेट और सारी चीज़, और सियासतदान इस पर बड़ा, और ख़ासकर ये डिबेट नहीं है, ये सियासत है। ये डिबेट नहीं है, ये सियासत है। ये इसलिए वो किया जा रहा है कि आप ये नहीं चाहते कि इख्तियार चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलकर मेयर के पास चला जाए। पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं जा रहा था, वहां पे गया, तो चले अब ये भी देखें कुछ अरसे में शायद ये भी हो जाए। लेकिन ये भी आप गलत समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी नहीं गया। देखिए अब उल्टा किस्सा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास पैसा कमाने का इख्तियार है और चीफ मिनिस्टर के पास पैसा खर्च करने का इख्तियार है। ये बात तो गलत। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमें करना क्या है महंगाई को। देखिए मैं इस बात पर बिल्कुल तकरीबन मुत्तफिक हो चुका हूँ और अब कन्विंस हो चुका हूँ कि SECP, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो हमारे इदारे हैं जो महंगाई को कंट्रोल करते हैं या डील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग आप ये समझें कि ये घर में बैठे चाय पी रहे हैं बस। मतलब अगर आप स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर आप देखा होगा आजकल बड़ा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर स्टेट बैंक का गवर्नर और उसका बोर्ड और उसका सारा अमला 28 घंटे काम भी कर लेना, तो भी रेवेन्यू और कभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल वो नहीं कर सकते। अगर उसकी वजह यह है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है जिसके बेस पर आलू, प्याज, टमाटर आपको मिल रहा है, उसका ताल्लुक ही उनके साथ कोई नहीं है। वो कैश में आ रहा है और कैश में जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। यानी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता, वो उसके लिए डायनामिक्स फर्क है। मेरा मकसद कहने का है कि हमारी रियल इकोनॉमी में और बुकिश इकोनॉमी में इतना बड़ा तजाद आ गया है कि उस तजाद ने महंगाई को उस जगह पर लेके चले गए। देखिए आप भी एग्री करेंगे और पाकिस्तान का हर आदमी ये एग्री करेगा कि इमरान खान साहब महंगाई खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम मानेंगे ना, नाकामी अपनी जगह पर है, कोशिश कर रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को, कोशिश कर रहे हैं। आप कभी सोचे कि वो नाकाम क्यों हो रहे हैं? मैं कहता हूं जी, क्या इस पे किसी को डाउट है वो कोशिश नहीं कर रहे? हम सब कुछ एग्री करते हैं। कामयाबी क्यों नहीं हो रही? कोई क्या खराबी है? खराबी ये है कि उस जो घोड़ा भाग रहा है उसकी लगाम आपके हाथ में है ही नहीं। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपको बाजार में मिल रही है, जो आटा, दाल, चीनी मिल रहा है,
उसमें से 40-50% आउट ऑफ बुक्स है, कैश इकोनॉमी में डील हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे करेंगे कंट्रोल? ये तो पूरी जो मैं कहता था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करो, डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी करो, डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी करो, वो मैं कोई इसमें नहीं था, मुझे वो ख्वाब नहीं आया था। मैं कहता हूं जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, इकोनॉमी मैनेज भी नहीं होगी। आपको पता ही नहीं है कि तो, कितना आपका वो है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं पूछता हूँ शबर साहब, क्योंकि आपने जाहिर बात है चेयरमैन एफबीआर भी रहे हैं, तमाम सेक्टर्स को भी देखा है। अभी जो गाड़ियों वाला मामला देखें, कोविड हो गया, मुल्क के हालात ख़राब हो गए, जैसे ही होता है गाड़ियों का वो खुलती हैं तो बुकिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं ऑन। देखें अब डॉलर के बाद कीमतें भी इतनी बढ़ गई, उसके वापस आने का तो नाम नहीं लेती। बाकी चीज़ स्पेयर पार्ट्स आप देख लें, ये क्या फिनोमेना है? लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा है और ये कैसे, ये कौन से लोग हैं ये? देखिए, मुझे एक बात बताओ कि 22वें ग्रेड के आदमी की तनख्वाह कितनी है मैक्सिमम कैश में? 2 लाख रुपए जी, 1.5-2 लाख इस तरह का उनकी सैलरी का स्लैब है। अच्छा, तो 22वें ग्रेड के बंदे जो हैं उनके पास क्या, कौन से घर हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी, सारे मुल्क से बाहर ही पढ़ते हैं। तो फिर तो पैसे, ये पैसे जो मार्केट में नजर आ रहे हैं आपको, ये करप्शन की एक्यूमुलेटेड मनी है। ये पैसे बिल्कुल, आप गाड़ियों की बुकिंग जब हुई है ना, तो मैं बिल्कुल मुझे बड़ी कोई परेशानी नहीं है, मुझे क्लैरिटी से हो गया था कि क्या हो रहा है। देखिए, मैंने सारी जिंदगी इसी फील्ड में गुजारी है, ठीक है ना। जो कुछ मैं जानता हूं शायद आप नहीं जानते, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का ब्लैक मनी कहां पार्क होता है? ये पार्क होता है प्रॉपर्टी में, ये पार्क होता है सोने में, ये पार्क होता है डॉलर में, ये पार्क होता है गाड़ियों की बुकिंग में, ये पार्क होता है प्लॉटों में, ये पार्क होता है गोल्ड बुलियन में। तो ये सारे पार्किंग लॉट हैं। जब आपको नजर आए कि गाड़ी हैवी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ गई है, क्योंकि वो पैसा जो है उसे कहीं ना कहीं तो पार्क करना है ना। और इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रास्ता जगह है, वो है कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स। आप कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट देख लें जाके, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट की लेवल क्या है? वो पैसा किसका है? किसका पैसा है मुझे बताएं ना। वो जो पैसे पड़े हैं कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के, वो किसके पैसे हैं? मगर आपने ना मुझे इजाजत दी करने की, ना आप किसी और को करने की इजाजत देंगे कि सब सफेद पोस्ट सामने आ जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, लेकिन अब दो तीन चीज़ें आपने बड़ी की थी। एक टोबैको सेक्टर का भी प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों जब कैबिनेट में भी खिताब किया था, वहाँ भी बोला था कि 2 कंपनीज हैं वो 97% टैक्स देती है और 40% वो कहते हैं इलीगल इलेजिटिमेट सेक्टर में है। तो इतनी बड़ी डायकॉटमी है सर, इसको पकड़ना, ठीक करना कितना बड़ा मसला था। इस सेक्टर को भी हम लोग नहीं ठीक कर सके, इसका क्या इशू है? ये जो टोबैको का जो इलीगल ट्रेड है, टोबैको कहाँ पैदा होती है? फ्रंटियर के चंदे के 60%। फ्रंटियर के चंदे के अजला में होती है ना जी, और वही बनती है सिगरेट। जो असली जाली बनता है वही बनता है ना जी। अब उनके एमएनए और सेनेटर की बाइंग पावर आप देख लें, मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। क्योंकि सर एक एस्टीमेट ये भी है ना, मैं अभी पढ़ रहा था कि 70 बिलियन प्लस, ये 70 अरब से जायद, ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल सेक्टर को अगर आप टैकल करें तो पाकिस्तान को तो यानी मिनटों में मिल सकता है, दिनों में मिल सकता है। तो इतना बड़ा जो इंसेंटिव है तो करना चाहिए ना। इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्यों नहीं करते? तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि टोबैको कहां पैदा होती है और इलिसिट सिगरेट कहां बनती है? 4 डिस्ट्रिक्ट है ना एनडब्ल्यूएफपी के, है? उनके जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर क्या है, ये फैसला करो ना यार। सर बाइंग पावर ये है कि जो मर्दान में एक ही हल्के के 3 सेनेटर हैं जी। फिर आप क्यों मेरा मुंह खुलाना चाह रहे हो यार? नहीं कि सर, पर एक्शन तो देखे ना, गवर्नमेंट है, स्टेट है, एफबीआर में आप थे तो आपको क्या, कौन रोक रहा था? आप, अरे यार मेरी बात सुनो, तो तुम क्यों मेरा मुंह खुलाना चाह रहे हो? बोले सर। जो कराची से गया है और वो आपने बता दिया कि 3 सेनेटर है एक हल्के से, तो फिर आप क्या कह रहे हो यार? फिर क्यों हम लोग हमारी जान को खतरे में डाल रहे हो? मेरी बात समझे क्या कह रहा हूं मैं आपको?
सर क्या समझ इतना आइए क्या बड़ा ये माफिया, इतना बड़ा ये सेक्टर है? कितना कैश होगा बताओ? ये है साल का 50 बिलियन, 50 अरब, साल का 50 अरब। 74% ड्यूटी है सिगरेट पर। अगर आप सिगरेट की एक सिगरेट की बचा लेते हैं तो आप 74 पैसा बचाते हैं 1 रुपए में से। तो आपको अंदाजा है कि अच्छा, उसके अलावा ये इशू है कि वो जो गिरोह हैं सारे टोबैको के, वो लोग भी हमारे साथ कॉपरेट करने को तैयार नहीं है ना। देखो बात मैंने आपको कहा ना, मसला एनफोर्समेंट का नहीं है। एनफोर्समेंट वाला कहां तक जाएगा? वो कहां तक जाएगा बताओ मुझे। टोबैको वाला तैयार नहीं है। तो सर मेरा मुल्क पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं फिर? इसको बेहतर बनाने के लिए आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर 3-4 महीने 2 महीने बाजार बंद रहे, सिगरेट नहीं मिली बाजार में, तो कोई फर्क नहीं है। आप आधे घंटे बाजार बंद कर दूं आपका भी, आप देखे सारे आप टीवी पे आके मेरी जिंदगी खराब कर देंगे, ठीक है ना। हमें ऐशी की आदत पड़ी हुई है। हम कोई सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के शौक पूरा करना चाहते हैं, मगर कोई ये नहीं चाहता कि उसकी जात को तब्दीली हो। सर ये जो टैक्स एवेजन है, टैक्स चोरी है, इसको क्यों नहीं हम इतना बड़ा जुर्म बनाते? इसको तो बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी सदका खैरात में पाकिस्तानी नंबर 1 है, तो टैक्स चोरी में भी हम कहीं पीछे तो नहीं होंगे सर? नहीं, देखिए ये भी आपकी ना थोड़ी गलत फहमी है कि सदका खैरात में हम लोग नंबर 1 है। सदका खैरात भी हम करते हैं जिसमें हम खाना खिला देते हैं, और वो हमने सदका खैरात, आप मुझे बताइए पिछले 70 साल में पाकिस्तानियों ने कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए चैरिटेबल? आप जरा इंडिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने किस तरह के इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल बनाए। ये गलत फहमी भी निकाल दें आप। हम लोग तो बड़ा प्राउड होते हैं, ईदी साहब की कंट्रीब्यूशन है, फिर आप देखें जगह जगह सैलानी वेलफेयर डिफरेंट। भाई ईदी साहब तो मर गया ना। मैं ये कह रहे की कोशिश कर रहा हूँ कि सदका खैरात भी, ये नाम का सदका खैरात है, ये भी है बेकार। 4 बकरे करने वाली कर दे, बकरे कर दे, ये बेकार की बात है। हॉस्पिटल पाकिस्तानी चला रहे हैं शौकत खानम, और इस तरह की आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, शौकत खानम, SIUT, इंडस, 3-4 के अलावा आप बता दें मुझे। बात ये सिर्फ ये है कि इसका वो एक लंबी बहस है, उसको छोड़ दे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्स हम क्यों नहीं देते? साथ सीधी बात है ना। टैक्स हम इसलिए नहीं देते कि हमें पता है कि हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आएगी, और अगर आ गई तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। यही बात है ना। पहली बात तो ट्रांजैक्शन सामने ही नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो हम उसे हैंडल कर लेंगे। ये बात है। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहले आप ये कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन को सामने लाएं, यानी डॉक्यूमेंटेशन का जो आप कह रहे थे कि चीजें रजिस्टर हो, उसके बाद फिर टैक्स हो। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो डॉक्यूमेंटेशन हम करने को तैयार नहीं है, टैक्सेशन हम करने जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। यहां पर आके मेरा इख्तिलाफ है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए एग्री नहीं कर रहे, फिर आप टैक्सेशन कैसे करेंगे? मुझे बताएं। मैंने एक शर्त रखी कि हर बायर CNIC कार्ड देगा, शनाख्ती कार्ड वाली। अच्छा, इस पे दुकानदार को तकलीफ क्या है? इस पे दुकानदार क्यों हड़ताल कर रहे हैं? उनका ताल्लुक क्या है यार? वो तो सेलर है। हम तो बायर से कार्ड मांग रहे हैं। ना सर, लेकिन सब चीजें रजिस्टर हो जाएंगी, उनकी सेल पता चल जाएगी आपको। तो भाई, तो इसका मतलब हुआ कि मुनाफकत है ना। फिर मुनाफकत है ना। मगर मुनाफकत है तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारी जाती बात नहीं कर रहा, तुम्हारे जैसे कितने एंकरों ने एहतजाज किया कि नहीं साहब, ये हम शपथ के पीछे खड़े हैं, ये मुनाफिक हैं। किसी ने कहा कि मुनाफिक है वो? आपने एक कैमरा कभी उसकी तरफ लगाया, कैमरा मेरी तरफ लगा दिया, फिर एक कैमरा मेरी तरफ लगा दिया कि पाकिस्तान बंद हो गया। यही हो रहा था ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूछता हूं कि जब मैं आइडेंटिटी कार्ड की शर्त लेकर आया तो किसी ने कहा कि क्यों मैं आपको एक और बताता हूं। जब मैं BR चेयरमैन बना तो मैंने अगले दिन एक SRO इशू किया। उसमें मैंने कहा बिजनेसमैन और किसी कारोबारी पे आप बगैर पेश के तरह किसी का बैंक अकाउंट नहीं कर सकेंगे। वो वापस हो गया, कोई एहतजाज ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। वो बंद हो गया ना। आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप, इसका मतलब है आप भी सिंसियर नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो भी सिंसियर नहीं है ना। इसका मतलब है जो उसको पैसे देगा उसके खिलाफ बोल देगा। यही है ना कि मैंने एक इतना बड़ा कदम उठाया था कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, किसी का छापा नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सर्कुलर विड्रॉ हो गया। क्यों?
उसमें क्या बुराई थी? उसमें क्या बुराई थी? अच्छा शबर साहब, जो आपसे गुफ्तगू हुई है उसका आपका यही कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन और सबसे पहले ज़रूरी है कि सब चीज़ों को टैक्स नेट में लेकर आया जाए और हर जगह पे यानी इतना पोटेंशियल है। तो फाइनल में आपसे वर्ड चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो टैक्स पोटेंशियल, क्या अगर हम लोग ये चीज़ें ठीक कर लें तो क्या हम कितना टैक्स जमा कर सकते हैं और पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है? नहीं, मैंने आपको एक और बात की ना, मैंने ये कहा कि हम 73 के आइन के ऊपर टैक्स जमा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आपने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम प्रोविंशियल है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल है, एक्साइजेस प्रोविंशियल है, लैंड रिकॉर्ड प्रोविंशियल है। देखो बात सुनो, हमने गलती क्या की है? हमारे पास इनकम की टैक्सेशन है फेडरल के पास और एसेट का रिकॉर्ड है प्रोविंसेस के पास। आपके पास क्या एसेट हो सकता है? आपके एसेट हो सकता है लैंड, आपके पास एसेट हो सकता है गाड़ी, आपके पास एसेट हो सकता है प्रॉपर्टी, आपके पास एसेट हो सकती है कोई और आपकी दुकान। ये सारी चीजें का रिकॉर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, फेडरल के पास है ही नहीं। और इनकम की टैक्सेशन फेडरल के पास है। ये जो बोंगी लगी हुई है ना 1935 के आइन में, ये नहीं चल सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट को एसेट का रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं देंगे। आप नहीं कर सकते। मैं सिंध गवर्नमेंट से इससे यानी बेहतरी आ सकती है, जो आपकी सजेशन है। शबरदादी साहब, बहुत टॉपिक्स हैं आपसे गुफ्तगू का, आइंदा भी आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे आएँ, और ताकि थोड़ी सी हमें पता भी चलें चीज़ों का भी, और हम चाहेंगे कि मज़ीद आप जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आज का। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शबरदादी साहब, साबिक चेयरमैन FBR हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कराची से ताल्लुक़ है उनका, और उनसे हम बात करेंगे उनकी जो वहाँ पे हरीफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बारे में। फिरदौस नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सर, आप बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बाकी आपके इत्तेहादी MQMP है, GDAP है। अब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आप कह लेंगे स्टॉक राइज कर रहा है, तो हाउ वरीड, और या कितना आपकी क्या असेसमेंट है इसके बारे में कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं नहीं समझता कि PPP का स्टॉक बढ़ सकता है। PPP चालें ज़रूर चल रही, और बुनियादी तौर पे उनका मकसद पापा, डैडी और मौलवी को बचाने का मूवमेंट है। ये करप्शन के जाल से निकलने का मूवमेंट है। अपने लिए जरदारी साहब जो है लिव्स बाय द डे, वो हर रोज़ एक दिन खरीदने की कोशिश करते हैं कि कल शायद कोई और अपॉर्चुनिटी मिले कि अगला दिन एक और मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कब तक खैर बनाएंगे वाली बात है। जब आपने इस मुल्क को में करप्शन आम करने का सेहरा आपके सर हो, एक हम हुकूमत जिसने 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही हो, और वो सूबा दूसरे सूबों के मुकाबले में पीछे होता चला जा रहा हो, तो वो हुकूमत जो 13 साल से हुकूमत कर रही है, वो किस बात का क्रेडिट लेगी? जिधर जिधर शऊर फैलता जा रहा है। फिरदौस भाई, ये बात तो देखें आप करते रहे तवातुर के साथ भी, और देखें मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान, उनके हाथ तो कोई नहीं लगा, लेकिन पीपल्स पार्टी समझ रहे हैं कि काफ़ी गेन की है, और इसी वजह से अपोजिशन की जमातें, मरियम नवाज इसी वजह से खफा हैं कि जी उनको कहते हैं कि आप भी सिलेक्टेड हो गए और आप भी सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर बन गए, और वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 1 पेज वाला नैरेटिव था, उस पेज पे अगर पीपल्स पार्टी भी आ रही है, तो व्हाट विल हैपन इन द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द फ्यूचर? I think so what's hurting Mariam is the fact she has been used and abused, both. First she was used and later on बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े कह सके अपने यहाँ अंदाज में उनको अब्यूज भी किया। और वो जितना लबी उनको मात चल हो गई रहा है था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चल रहा था, वो सिर्फ आप सामने आ गया, तो 2-3 चालों के अंदर उनके खुल गए। लेकिन जो इमरान खान साहब को, हमारे कप्तान को क्रेडिट देना चाहिए, वो उनका वो करेजियस स्टैंस था कि जैसे ही
उन्होंने ये यूसुफ रज़ा जिलानी साहब के जीतने का, और जिस तरीके से जूते वो हम उस पर कमेंट नहीं करते, बट उन्होंने जो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर रही थी पीडीएम कि इसका मतलब ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया इमरान खान। अब उन्होंने कहा मैं नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आता हूँ। उस नो कॉन्फिडेंस मूव के लाने से एक फायदा तो ये हुआ कि अब 6 महीने तक कोई और नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ सकता। उन्होंने उस नो कॉन्फिडेंस मूव को ये करने की कोशिश की, डिस्क्रेडिट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द असेंबली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इमरान खान साहब के पास उस दिन जो वोट पड़े हैं वो 179 पड़े हैं, इसलिए कि स्पीकर भी हमारा है, which was 3 votes more and the house was 2 votes short. चलिए वो तो हम देखेंगे और वी विल होल्ड यू फॉर दैट सर, हम लोग इस पे नजर भी रखेंगे और पूछेंगे भी। अब एक और मैं इस टॉपिक करना चाह रहा हूँ, कराची के इंतखाबात आ रहे हैं जी, प्लीज कंप्लीट कर लें। एक और जुमला ले, वी आर नॉट स्टूपिड। हम अपनी हुकूमत को क्यों खतरे में डालें? अगर कुछ लोग किसी वक्त के लिए किसी जगह हिले भी तो वी विल नॉट पुट अवर गवर्नमेंट एट स्टेक, बिकॉज इसके लिए सबको सजा नहीं दी जाएगी। सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए और वो वक्त पे मिलेगी, यानी मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल बईद में आप कह रहे हैं कि वो हो जाएगा। अच्छा, मैं कराची के हल्के की बात करना चाह रहा हूँ, NA 249। अब ये जो बल्दिया वाला हल्का है, इस पे बड़ी दिलचस्पी हो गई है। तो इसमें फैसल वाडा साहब अब ज़ाहिर बात है सेनेटर बन गया है, तो उन्होंने खाली की है। तो ये कितना, यानी आप लोग इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं, उसके मानी क्या है इलेक्शन के, बाई इलेक्शन के? देखिए, बाई इलेक्शन के हर बाई इलेक्शन सीरियस लेना चाहिए, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी आर रूलिंग बाय अ वेरी थिन मेजॉरिटी। ये सीट हमारी सीट, जो पिछला PS 88 का इलेक्शन था वो सीट हमारी नहीं थी। वहाँ लोगों की हमदर्दी होती है कि जो आदमी जिनका इंतकाल हुआ था मुर्तज़ा बलोच साहब का, उन्हीं के साहबजादे खड़े हुए थे इलाके। ये NA 249 इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ होगा, क्योंकि अब मिफ्ता इस्माइल नून के कैंडिडेट है और अमजद आफरीदी PTI के। मैं तो समझता हूँ नहीं, देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है। हम तो इस इलेक्शन को देखते ही इस तरह है। एक तरफ एक शख्स हैं, उनके बड़े ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं। वो शख्स कौन है? वो वजीर आजम है जो 3 दफा वजीर आजम बना और 3 दफा हटाया गया। वो है जिसको इस वक्त कोर्ट ने भगौड़ा कहा हुआ है, जिसके बेटों को भगौड़ा कहा हुआ है, जिसके समधी को भगौड़ा कहा गया है, जिसकी बेटी ने कलॉबरी फंड का झूठ बोला, जिसकी बेटी ने कहा मेरे कोई अपार्टमेंट नहीं है और वो अपार्टमेंट कोर्ट ने फैसला दिया, जिस शख्स ने पूरे दुनिया को ये कहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मुल्क के बाहर रखता है, वो शख्स है जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। ये वो शख्स है जिसने पावर के प्लांट्स तो बहुत लगा दिए, लेकिन वो किस कीमत पे पावर ली है और उसके साथ ट्रांसमिशन लाइन नहीं डाली है कि आज ये मुल्क के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ये IPPP के एग्रीमेंट्स बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा 3 साल तक 6 से 8 बिलियन डॉलर खर्च करते थे रुपये को सपोर्ट करने के लिए। कौन सी मईशत थी? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का खसारा जो है 40 बिलियन करंट अकाउंट डिफेक्ट 40 बिलियन डॉलर पे लिया है। और दूसरी तरफ एक वो शख्स है जिसे हम अपना कप्तान कहते हैं, जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, जिसने कोविड के ऊपर एक ऐसा दलेराना स्टेप लिया कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं। और अभी जो बात की लॉकडाउन की, लेकिन मामला बड़ा क्लियर है और जो वोट की ताकत है वो अवाम के पास है और अवाम विल डिसाइड। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ। ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो वो शख्स का अब मुकाबला है, लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे आदमी को चाहते हैं। ठीक है सर, और ये इलेक्शन का मकसद ही होता है। नकी साहब, टाइम का मैं एक कमेंट लेना चाह रहा था आपसे कि उस्मान बुज़दार और नदीम बाबर को भी अभी हटाया, मामले खुसूसी थे, उनको भी रखना कप्तान का ही था। जो आई फॉर द टैलेंट है, क्योंकि ये तो कहीं ना सेनेटर थे ना कोई MPA MNA थे, इनको लाकर इन्होंने लगाया इस तरह के मामले खुसूसी, तो वो तो कप्तान का ही डिसीजन होता है ना। और दूसरा जो बुज़दार साहब है, पीपल्स पार्टी उनको गिराना चाहती है, नून चाहती है कि ना गिरें ताकि उनके वोट मजबूत रहे। जब एक अपोजिशन आपका जो हरीफ है वो आपके खिलाड़ी को कहते हैं कि खेलता रहे, बैटिंग वो विकेट पे मौजूद रहे, जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग जो टीम के खिलाड़ी हैं, आप लोग क्या फील करते हैं? यू आर सिटिंग इन द कराची, लेकिन पंजाब के हवाले से सवाल। देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो क्यों नहीं चाहते।
एक तो ये कि उनकी फैमिली राइवलरी है, अगर उनके हाथ से कोई बनेगा तो हमजा बनेगा, अगर हमजा बन जाता है तो मरियम का फ्यूचर डार्क है। तो नवाज साहब नहीं चाहते कि उनके ब्रांड का ट्रांसफर हो शहबाज साहब की फैमिली। देखिए, मैं समझता हूं कि पहली चीज जो है, अगला इलेक्शन जो होगा वो इमरान खान की परफॉर्मेंस का इलेक्शन होगा, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पे नहीं होगा। जहां भी इलेक्शन पाकिस्तान में होगा वो प्राइमरीली फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे होगा। हमने अपने कितने वादे पूरे किए। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर मेरी पार्टी का और हम लोगों के जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डील वेल विद इन द कमिंग इयर्स, वो है कि हमें जो अफरात-ए-ज़र है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको किस तरह डील करना। जी फिरदौस नकवी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आ गया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।